हेलो, जय हिंद। वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम मिलते हैं कई फौजियों से, सुनते हैं उनकी आप बीती, उनकी ज़िंदगी की कहानी, उन्होंने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, और उनके एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी के फ़ौज में रहते हुए एक्सपीरियंसेस। आज हमारे गेस्ट हैं शो पर कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर। कर्नल तंवर डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। उनको विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। वो बिलोंग करते हैं 93 फील्ड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से। कर्नल तंवर को मैं कई साल से जानता हूँ, तकरीबन 12-15 साल से, और इस दौरान हमारी कई पोस्टिंग्स एक साथ हुई, एक साथ हमने काम किया। कर्नल तंवर एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही होनहार और बहुत ही एक सीधी रीढ़ के अफसर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान एक उनकी अलग बात है, उन्होंने रशिया में जाके ट्रेनिंग की 1 साल के लिए। एक ऐसे रेयर ऑफिसर हैं जो एनडीए में जिन्होंने खुद ट्रेनिंग ली, ओटीए में इंस्ट्रक्टर बने और बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एक स्टाफ अपॉइंटमेंट में गए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए मिलते हैं कर्नल तंवर से। सर, वेलकम टू द शो, हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू, धन्यवाद निखिल, एंड नाइस टू मीट यू। कई सालों बाद क्या आपको याद है हम सबसे पहले कहाँ मिले थे? आई थिंक सर स्टाफ कॉलेज में मिले थे। हम स्टूडेंट थे सर, एक ही क्लास में थे। आप सीनियर थे लेकिन मैं आप ही की क्लास में बैठा था। हाँ, वो सबसे हमारा क्लोज रिलेशनशिप तब बना था, लेकिन उससे पहले मेरे को याद है, सबसे पहले जब स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम देने मैं पूना गया था, पूना में, हाँ सर। तो वहाँ पे मैंने आपको देखा और नोट किया कि आई रिमेंबर आपके हाथ पे जो टैटू है वो मेरे माइंड से कभी नहीं हट सकता। और मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, तब टैटू लोग बहुत कम बनाते थे, और आर्मी में तो फिर भी बिल्कुल ही नहीं बनाते थे। ऑफिसर या जवान या जेसीओ आर्मी में कभी टैटू नहीं बनाते थे। तो ये बात ऑलवेज स्ट्रक मी अबाउट यू। आप आज पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मेरा डिसिप्लिन कितना ढीला था। नहीं नहीं, डिसिप्लिन ढिलाने के ये हमें दर्शाता है कि आप हर चीज़ कितनी अलग तरीके से करते हो निखिल। और स्टाफ कॉलेज के दौरान भी मेरे को ये बड़ा क्लियरली याद है कि स्टाफ कॉलेज में जब वो हमारे को प्रॉब्लम्स देते हैं वॉर गेम के टाइम पे, तो आप जो सोल्यूशन देते थे, आप जो कमेंट्स देते थे, वो बाकी सब स्टूडेंट्स से या बाकी सब इंस्ट्रक्टर से कितने कितने अलग हैं। एंड इट इज़ टू आई मीन योर क्रेडिट एंड द आर्मीज एक्सेप्टेंस ऑफ टैलेंट लाइक यू दैट यू हैव गॉट सच वंडरफुल पोस्टिंग। मेरे को याद है स्टाफ कॉलेज के बाद आप मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच में पोस्ट हुए थे दिल्ली में, जो मतलब हर ऑफिसर चाहेगा कि मैं वहाँ पोस्टिंग हूँ। सर ये शो आपके बारे में है। चलो चलो चलो, थैंक यू। मैं फोकस अपने आप पे दोबारा शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आपने बोला था कि मैं आर्टिलरी का हूँ। हाँ, मैं 93 फील्ड रेजिमेंट से हूँ। 93 फील्ड रेजिमेंट एक प्योर साउथ इंडियन यूनिट है। मैं हालांकि हरियाणा का हूँ, लेकिन मेरी यूनिट में सारे जितने भी जेसीओज और जवान हैं सारे साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं। आप बताएं दर्शकों को कि आर्टिलरी क्या है। हम सुनते हैं आर्टिलरी है, तोपखाना है, बड़ी बड़ी तोपें होती हैं, गन्स होते हैं, तो लेकिन ये है क्या, महकमा क्या है? और अ, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे बोफोर्स, और आज भी पब्लिक के मन में आर्टिलरी का इमेज जो है वो एक बोफोर्स गन का है। तो क्या बोफोर्स ही आर्टिलरी है या कुछ और भी है? हाँ, ये थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सैड है कि देश आर्टिलरी को बोफोर्स के बारे में ही या बोफोर्स के बारे में ही जानता है, क्योंकि वो स्कैंडल हुआ था। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि बोफोर्स एक बहुत ही कारगर गन है जो आर्टिलरी इस्तेमाल करती है, और कारगिल के दौरान इसकी इफ़ेक्टिवनेस सारे इन्फेंट्री ऑफिसर्स इसकी इफ़ेक्टिवनेस को दाद देते हैं। आर्टिलरी एक ऐसा आर्टिलरी एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी फौज दुश्मन को दूर से दूर बर्बाद कर सकती है। जितनी भी कितना दूर सर तकरीबन? तो जो सबसे लंबी रेंज वाला इक्विपमेंट आर्टिलरी के पास है वो ब्रह्मोस है, जो 300 किलोमीटर की रेंज पे है। नंबर 2 रेंज पे है स्मर्च, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज पे दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। और चलते चलते और भी कम 8 से 10 किलोमीटर रेंज पे भी आर्टिलरी दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। अब इसकी आर्टिलरी की खासियत ये है कि हमको दुश्मन के पास जाके उसको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दुश्मन को मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ जो वॉर में होती हैं, चाहे वो करगिल हो, चाहे गल्फ वॉर हो, चाहे 71 वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब में
सबसे ज़्यादा दुश्मन को कैजुअलिटीज़ आर्टिलरी से ही होती हैं। और इस आर्टिलरी का इफ़ेक्टिवनेस देख के जब हम ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडियंस को आर्टिलरी चलाने को नहीं दिया। तो बहुत गोले देर चलाते थे? हाँ, वही चलाते थे। कोई इंडियंस को आर्टिलरी यूनिट्स में भर्ती नहीं करते थे, अफसरों को आर्टिलरी यूनिट्स में पोस्ट नहीं करते थे। कई सालों बाद, मेरे ख्याल में बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ये प्रथा उन्होंने रोक दी और फिर हिंदुस्तानियों को भी उसमें सिखाने डालना लगे। शुरू किया। लेकिन इंडिया में तो तोपखाना बहुत पहले से था सर शायद। करेक्ट। सबसे पहले बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, हाँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। तो सर जो मैं आपसे समझ रहा हूँ कि आर्टिलरी एक ऐसा हथियार है जो हम दूर से दूर मार सकते हैं, कोई 20 किलोमीटर से लेके 100 या 300 किलोमीटर तक। तो ब्रह्मोस तो मिसाइल है, वो तो जो बताते हैं उस रास्ते पे जाएगी और उस छोटे से टारगेट पे जाके फट जाएगी। लेकिन नॉर्मल लड़ाई में, जैसे इन्फेंट्री ऑफिसर्स कहते हैं, आप बता रहे थे कि आर्टिलरी ने उनको कारगिल में बहुत मदद की। और ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि पहाड़ों में आर्टिलरी कितनी कारगर हो जाती है। कैसे होता है सर? राइफ़ल से तो मैं समझ सकता हूँ कि आप देख रहे हो उसमें और सामने दुश्मन दिख रहा है और आपने राइफ़ल चला दी। पुरानी जो बाबर की तोप थी उसमें भी ठीक है कि सामने सामने लोग आ रहे हैं, उस पर आपने गोले चला दिए। तो आज ये 40 किलोमीटर दूर वाली कहानी कैसे होती है सर? जब भी इन्फेंट्री या आर्मर्ड या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री लड़ाई के लिए जाती है तो आर्टिलरी के प्रतिनिधि या आर्टिलरी के रेप, चाहे वो अफसर हो, चाहे जेसी हो, ओपी ऑफिसर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर के बतौर उनके साथ जाते हैं लड़ाई में साथ। बिल्कुल जैसे कि वो दुश्मन पे अटैक करने जा रहे हैं तो उनके साथ एक आर्टिलरी ऑफिसर होगा जो कि आर्टिलरी की फायर को डायरेक्ट करेगा। मैप के बेस्ड ऑन अ मैप, कंपस और बाइनोकुलर से, आजकल थोड़े और अच्छे सर्वेलेंस के इक्विपमेंट आ गए हैं, ड्रोन्स हैं, इनसे भी आप आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कर सकते हो। वो आर्टिलरी के गोले को डायरेक्ट करता है, वो बताता है कि आप इस दिशा में और इतनी दूर राउंड फायर करो। वो फिर देखता है वो राउंड कहाँ गिरा और उस राउंड को करेक्ट करता है कि ये राउंड थोड़ा और लेफ्ट आना चाहिए या आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। इस प्रकार से वो राउंड सीधा दुश्मन पे गिराएगा ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज दुश्मन पे हो सके। बढ़िया है सर। तो मतलब मैं समझ गया, मतलब मेरे ख्याल से दर्शक भी समझ गए होंगे कि आर्टिलरी को देखने वाले, उसकी आंखें कोई और हैं, वो आगे चलते हैं और वो वहाँ पे जो देखते हैं पीछे बताते हैं, जहाँ जहाँ वो बताते हैं वहाँ तोपे अपना गोला फायर कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल इंस्ट्रक्टर इन गनरी की बात करी है। क्योंकि जैसे आपने बताया था, मैं रशिया गया था स्मर्च पे ट्रेनिंग करने के लिए। स्मर्च एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, MRLS जिसको बोलते हैं। इसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और एक रशियन इक्विपमेंट है। मेरे को इंडियन आर्मी ने सिलेक्ट करके भेजा था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का यूरोपियन भाग का एक देश, सिटी है। काफ़ी फेमस लड़ाई, काफ़ी फेमस है। वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी बैटल फेमस ऑफ, लड़ाई हुई थी। पहले इसका नाम था स्टालिनग्राड। 3 साल तक सेंट पीटर्सबर्ग को घेराव में रखा था। लोगों ने घास खाई, लकड़ी खाई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मारी। और वहाँ पे उनकी आर्टिलरी की एकेडमी है। जैसे हमने अभी बात कर रहे थे स्कूल ऑफ आर्टिलरी की, वैसे सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया की आर्टिलरी एकेडमी है। तो वहाँ पे मेरे को तकरीबन 1 साल तक की ट्रेनिंग मिली थी स्मर्च वेपन सिस्टम में, जिससे हमने सीखा कि स्मर्च को कैसे फायर करते हैं। उससे फिर हमने पूरी इंडियन आर्मी में जिन्होंने भी स्मर्च फायर करने हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रशिया में आम जनता के साथ? आप काफ़ी 1 साल रहे, काफ़ी लंबा वक्फा होता है, तो कैसे हैं लोग वहाँ के? और रशियन आर्मी कैसे है सर? अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में 2 साल से लड़ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है कि कभी पता चलता है जीत रहे हैं, फिर आती खबर कि नहीं बुरी तरह हार रहे हैं, फिर पता चलता है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप तो 1 साल उनके साथ जुड़े रहे। तो आई थिंक रशियंस के बारे में जो मेरे सबसे फर्स्ट थिंग, जैसे बोलते हैं ना, जो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी अबाउट रशियन पीपल, मेल और फीमेल, इज़ देयर हार्डनेस। बहुत ही टफ लोग हैं, तगड़े, बहुत टफ, तगड़े, स्ट्रॉन्ग तो बोल ही रहे हूँ, पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग में दिसंबर जनवरी में तापमान तकरीबन -10 -15 डिग्री तक चले जाता है। उसमें हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, कर्नल साहब थे, वो सिर्फ शॉर्ट्स में टॉपलेस टेबल टेनिस खेलते थे बर्फ़ में।
ठंड नहीं उनको लगती। कोई फर्क नहीं पड़ता था। अकेले वो एक मेजर साहब थे, जैसे हमारे इंडियन आर्मी में अगर मेजर साहब है तो उनके नीचे 3-4 लोग होंगे, तो वो हर काम, चाहे वो गन के ऊपर से त्रिपाल निकालना है, इक्विपमेंट के बारे में हमको सिखाना है, अगले क्लास की तैयारी करनी है, अकेला आदमी इंसान कर सकता था। इतने हार्डी लोग हैं वो। किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी हालात में उनका काम कभी रुकता नहीं था। और ये सिर्फ सर्दी की बात नहीं है। मेरी यूनिट जहाँ पे रेज हुई थी वो नसीराबाद था। नसीराबाद अजमेर के पास एक छोटा सा शहर है। जून जुलाई में वहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता है। तो ये रशियंस हमारे साथ वापस भी आए थे हमारे थोड़ा बहुत इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने के लिए। उस मौसम में भी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वो काम करने से कतराते बिल्कुल नहीं है, चाहे वो। और इसलिए मेरे को लगता है वो बहुत हार्डी लोग हैं। और अगर यूक्रेन और यूएस को कोई मैसेज जाना चाहिए तो बस वो यही है कि रशियन बहुत ही हार्डी लोग हैं। और नेपोलियन से लेके हिटलर को सबको पता है कि रशियंस को हराना कितना मुश्किल है, नामुमकिन है सर। और मेरे ख्याल से नेपोलियन, हिटलर और जेलेंस्की तीनों के वहीं घुटने लगे। जनरली लोगों को रशिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हमारे आसपास के जो दोस्त हैं, पाकिस्तान, चीन, इनके बारे में तो काफ़ी जानकारी है, लेकिन रशिया हो गया या बाकी फॉरेन आर्मीज़ और उनका जो कल्चर है काम करने का, इसके बारे में कम जानकारी है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि रशियंस का क्या है। क्या लगता है आपको सर, जीत रहे हैं? अभी जीत नहीं रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि अंत में जीत रशिया की ही होगी। क्योंकि ये ऐसे दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने ट्रेनिंग तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में की और उसके बाद कमीशन हुए आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से, लेकिन आप इंस्ट्रक्टर बने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। और मुझे लगता है कि ये चेन्नई जो है बड़ी अलग सा शहर है एक ट्रेनिंग एकेडमी बनाने के लिए। पूना का वातावरण ठीक है, देहरादून का भी वातावरण ठीक ही है, ठंड है। चेन्नई में आपको पता है कैसा वेदर है। तो क्या लगता है सर, ये ट्रेनिंग वहाँ ठीक ठाक हो पाती है? निखिल, एज एन एक्स एनडीए एंड जब यूनिट्स में जाते हैं तो एसएस ऑफिसर कम होते हैं यूनिट्स में। एंड आर्टिलरी में वैसे लेडी ऑफिसर्स भी नहीं होते। अब आने लग गए सर। अब आने लगे, बट जब तक मैं फ़ौज में था तब तक तो आर्टिलरी में नहीं थे। तो एसएस ऑफिसर के बारे में और लेडी ऑफिसर्स के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। मतलब आई डिडंट नो। एंड देन आई वाज पोस्टेड टू ओटीए। एंड ओटीए में मैंने उनकी ट्रेनिंग अंडर सच डिफ़िकल्ट, मतलब इतना मौसम इतना ख़राब था कि सुबह पीटी में एक ड्रेस पहन के जाता था मैं, वापस आके 10 बजे तक जो क्लासेस थी उसके लिए एक और ड्रेस पहनता था, फिर वापस आके ड्रेस चेंज करके, क्योंकि पसीने पसीने में आपकी पूरी ड्रेस गीली हो जाती थी। एज ए इंस्ट्रक्टर इतना पसीना तो मेरे को आता था। तो वो जो जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल होता होगा। लिटरली धुआं निकलता है। लिटरली धुआं निकलता है। एंड माई अप्रिसिएशन, मतलब जो मेरी इज्जत, मेरे माइंड में इज्जत है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, वेदर दे आर लेडीज एंड और जेंटलमैन, हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली आफ्टर माई टेन्योर इन ओटीए। मेरे जो जीसी थे अभी, some of them will be commanding officers, some of them have left and are now very successful in the civil street, and I wish them all the best. ये एक चर्चा में अभी विषय चल रहा है कि 1 साल पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को एंट्री दी गई। और आपसे पहले भी जनरल चौहान आए थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और आप एनडीए कैडेट भी रह चुके हो, ओटीए में इंस्ट्रक्टर रह चुके हो, आपने देखा है कि लेडी कैडेट्स का कैसा ट्रेनिंग होता है और ओटीए में कैसा ट्रेनिंग होता है, और एनडीए में अभी वो हैं। और हमारी बातचीत में ये भी आया कि पहले आर्टिलरी में लेडी ऑफिसर्स नहीं थे और अभी जनरल पांडे ने इनफैक्ट ये डिसीजन लिया है टू इंडक्ट लेडी ऑफिसर्स इन आर्टिलरी। तो क्या लगता है सर, कैसे जा रहा है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऐसी कोई सीमा है जहाँ पर हमें रोक देना चाहिए, या कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें लेडी ऑफिसर्स को नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई सीमा नहीं है। आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं लोग, जेंडर इररेलेवेंस, दैट इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, विच इज़ ट्रू। और मैंने ओटी में यही देखा। देयर वर गुड जीसीज, देयर वर नॉट सो गुड जीसीज, देयर वर गुड एलसीज, देयर वर नॉट सो गुड एलसीज, बट
अगर आप एक बेहतरीन लेडी कैडेट को देखें और एक बेहतरीन जीसी को देखें, वो दोनों वही काम कर सकते हैं। शायद एलसी कुछ काम उससे ज़्यादा ही कर सके अच्छे, शायद जीसी कुछ काम उससे ज़्यादा अच्छे कर सके, बट ये सोचना कि ये काम सिर्फ जीसी कर सकता है और एलसी नहीं कर सकती, ये गलत है। उसी आर्ग्यूमेंट को या उसी फीलिंग को अगर आप आर्मी में लेके आएँ तो उसी प्रकार से एक ऑफिसर, चाहे वो लेडी ऑफिसर हो चाहे मेल ऑफिसर हो, कोई भी काम कर सकता है। और ये मेरी सिंसियर बिलीफ है। मैं एक आर्टिलरी यूनिट मैंने कमांड कर रखी है एज पार्ट ऑफ अ स्ट्राइक फॉर्मेशन। और जब मैंने सोचा, ये मैं आर्मी हेडक्वार्टर में था जब ये प्रपोजल मूव हो रहा था, और मैंने सोचा कि अगर मैं एक सीयू हूँ तो ऐसा कौन सा अपॉइंटमेंट है जिसमें मैं एक लेडी ऑफिसर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चाहे वो लड़ाई में हो चाहे पीस में हो। और मेरे दिमाग में ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं आया, चाहे वो एजुडेंट हो, चाहे बैटरी कमांडर हो, चाहे फॉरवर्ड ओपी ऑफिसर हो। सर, इस बात पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये ट्विटर पे जब ये आया तो ट्विटर पे और इन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी वेटरन्स की ये राय थी कि कैसे करेंगे। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लड़ाई में इन्फेंट्री के साथ साथ चल रहे हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पे बैठे हैं, अकेले सियाचिन की किसी पोस्ट पे बैठे हैं। हाउ विल अ लेडी कोप ऑन इट? मैं ये दर्शकों को बता दूं कि मेरी पर्सनल राय कर्नल तनवर के साथ काफ़ी मेल खाती है, लेकिन ये एक सवाल अमूमन उठता रहता है कि हाउ विल दीज लेडीज़ कोप अप विथ फॉरवर्ड ट्रूप्स, या एक्चुअल लड़ाई में कैसे होगा, या कैप्चर हो गए तो क्या होगा। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है सर? तो आपका सवाल था कि वेटरन्स ने, कई ने डाउट एड्रेस किए थे कि भी कैसे करेंगे। तो आपको शायद याद है 92 में पहली बार विमेन वर इंडक्टेड इनटू मतलब इंडियन आर्मी में। काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप था सर, फॉरवर्ड लुक, वेरी अर्ली। मेरे फादर एएससी में थे, एएससी सेंटर गया में पोस्टेड थे, एंड फर्स्ट लेडी ऑफिसर केम टू द सेंटर देयर जी। और सो ये बात मेरे फादर भी बोलते थे कैसे करेंगे। बट अब आज आप देखिए, लेडी ऑफिसर्स एएससी में आर कमांडिंग यूनिट्स डूइंग व्हाटएवर टास्क्स। इंजीनियर्स में तो कई साल से हैं लेडी ऑफिसर्स। इंजीनियर्स लड़ाई में हमेशा आगे रहता है, सिग्नल्स भी लड़ाई में हमेशा आगे रहता है। अभी तो दे हैव कमांडिंग सिग्नल्स एंड इंजीनियर यूनिट्स ऑल्सो। करेक्ट। तो ऐसा क्या चीज़ है आर्टिलरी या इन्फेंट्री या आर्मर्ड या मैकेनाइज्ड में जो आपको लगता है कि एक लेडी नहीं कर सकती है? So I personally believe that given the societal challenges and the competitive challenges for a lady for such limited seats, they are coming in, they are doing a fabulous जॉब। IMA में काफ़ी मुश्किल वक्त में पोस्ट हुए और वो एक स्टाफ अपॉइंटमेंट था। और मुश्किल इसलिए था कि एक वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए थे, करप्शन इंसिडेंट, और जिसमें शायद सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, और आपको स्पेशली चुना गया वहाँ जाने के लिए एज अ कर्नल, और उस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए या साफ़ करने के लिए। तो जानना चाहेंगे कि फर्स्टली ऐसा क्या हुआ था, फ़ौज में भी इतना करप्शन है क्या, और दूसरा जब ये चीज़ बाहर आई तो फ़ौज ने उसके साथ क्या एक्शन लिया, कि किस तरह से उसको, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको क्या, तो उन्होंने पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई की? तो मेरी पोस्टिंग हुई थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी एज कर्नल क्यू होता है कर्नल क्वार्टर मास्टर। बहुत बड़ी एकेडमी है आईएमए, 1600 जेंटलमैन कैडेट्स इंक्लूडिंग एसीसी, उनका देखभाल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स करने पड़ते हैं। उसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो कर्नल क्यू के अंडर होते थे, वेदर इट इज़ रनिंग मैसेज, राशंस, एफओएल मतलब तेल, पेट्रोल, डीजल, गाड़ियाँ, रिक्रूटमेंट मतलब जितने भी सिविलियन हैं, लोकल सिविलियन, उनको नौकरी पे लगाना आईएमए में। नॉट आर्मी रिक्रूटमेंट, सिविलियंस। तो इसी चीज़ में एक इंक्वायरी चली हुई थी आईएमए में। पिछले कुछ रिक्वायरमेंट्स हुई थी जिसमें सम इन्फर्मिटीज़ या सम कुछ घपला था, घपला ही मान लीजिए आप, या झोल था। उसमें 2-3 जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। सो देयर वाज सम एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन some of the contractors and the officers, previous Colonel Q. Previous to I'll not name him or tell him which. And then of course the army. तो मैं आपको ये बताता हूँ, these are isolated incidents. Aberration. It is an aberration because as Colonel, जब मैं Colonel Q था तो nobody has approached me either from top or from below
कि आप मेरे लिए ये कर दो तो आपको मैं ये ऐसे दे दूंगा। एंड जब मैं वाइस चीफ के पास बैठा हुआ था तब भी ऐसा नहीं हुआ था। सो दीज आर अब्रेशंस। आई विल प्राउडली से दैट इंडियन आर्मी इज बाय फार द मोस्ट अनकरप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। दैट इज बिकॉज ऑफ जिस प्रकार की हमारी ट्रेनिंग है, जिस जज्बे से लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जिस जज्बे से वो लोग सर्व करते हैं रेजिमेंट्स में, यूनिट्स में, तो सबका थॉट प्रोसेस देश की तरफ, सैक्रिफाइस की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, सर्विस की तरफ जाता है। एक दो लोग होते हैं जिसकी वजह से नाम फौज का खराब होता है। फौज छोड़ती नहीं। अगर कोई केस आपके खिलाफ खुला है और उसमें आपको कुछ मिला है, यू विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट इज अ गारंटी। तो इस केस में क्या हुआ सर इनके साथ जो पकड़े गए? जो पकड़े गए उनको देवसेंट हो घर भेज दिया? घर भेज दिया। सूखा। कोई पेंशन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, घर भेज और इज्जत गई वो अलग। इज्जत गई बोला। यू हैव बीन इन ऑल थ्री नाउ विद ऑल दिस बैकग्राउंड, क्या लगता है सर सबसे मुश्किल कहाँ है एज अ कैडेट? As a cadet, I would say OTA. OTA 100%. Time is very less. You have just 1 year to finish off everything. If you fall behind in anything, you get relegated, which is time. The weather is bad. Uncertainty is a little more because you're पहले 5 साल था, अभी 10 साल या 15 साल तक का. So I think OTA is very tough. It makes you a tough person. आपने अपनी सर्विस के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदे पे रहे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पर्सनल ऑफिस में जो उनका सेक्रेटरीट है न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक में, उसमें आपने तकरीबन 3 साल निकाले और कई अलग अलग वाइस चीफ के साथ आपने काम किया। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि आपको थोड़ा टॉप व्यू होगा कि फ़ौज कैसे सोच रही है। और जो दर्शक हैं उनको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फ़ौज में हर कुछ ऐसा नहीं है कि रोज़ ही मार काट चल रही है, रोज़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, रोज़ रेत में घूम रहे हैं, रोज़ लड़ाई ही चल रही है, टेररिस्ट मार रहे हैं। एक्साइटमेंट ज़रूर वहाँ है, मज़ा भी वहाँ है, जोश भी वहाँ है, लेकिन एक इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन चाहिए, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए और बहुत ऐसे लोग भी चाहिए जो फील्ड में जाएं, अपना काम करें और टाइम टू टाइम वापस आएँ और संस्था को अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। तो हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस सर? आप वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में रहे और अलग अलग लोगों के साथ आपने काम किया, तो कोई गुरु मंत्र है? आपने तो देखे मेरे ख्याल से 4 वाइस चीफ देखे सर। 4 वाइस चीफ। तो कोई गुरु मंत्र है सर वाइस चीफ बनने का या सीनियर ऑफिसर बनने का? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बस 2 मिनट में बताऊंगा कि वाइस चीफ करते क्या है। हाँ, ये प्लीज़ बताइए सर। आपको पता है 12 लाख बड़ी है हमारी इंडियन आर्मी और उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, उसको बोलते हैं आर्मी हेडक्वार्टर, जहाँ पे चीफ बैठते हैं, वाइस चीफ बैठते हैं। इनके ऑफिसेज डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री के साथ ही इनके ऑफिसेज हैं। तो पूरे 12 लाख स्ट्रॉन्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाना की जिम्मेदारी आर्मी हेडक्वार्टर की है और उस आर्मी हेडक्वार्टर को चलाने की जिम्मेदारी वाइस चीफ की है। बिटवीन अभी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हर वर्टिकल के लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे कि प्रोक्योरमेंट के लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन है, ऑपरेशंस के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एमएस मैटर्स जो ऑफिसरों का करियर प्रोग्रेशन, पोस्टिंग्स वगैरह, उसका एक अलग वर्टिकल है। जो डिसिप्लिन और वेलफेयर, सेरेमोनियल, इनका एक अलग है। तो ऐसे करके 7 ब्रांचेस हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। 7 ब्रांचेस हैं, ईच ऑफ देम इज हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल। काफी सीनियर ऑफिसर, बहुत सीनियर, और हर ब्रांच के नीचे आप मानो तकरीबन 100-150 ऑफिसर, और इन सब के ऊपर बैठते हैं वाइस चीफ। बिटवीन डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस के बीच में जो मुद्दे हैं और हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजंस आर लेफ्ट टू द वाइस चीफ विद इन आर्मी हेडक्वार्टर। ऑफ कोर्स ये सब चीफ की सहमति से और उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में होता है। एंड इंडिपेंडेंटली वाइस चीफ को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स दे रखे। उनका एक सिग्नेचर नॉर्मल फाइल पे 500 करोड़ रुपए तक का प्रोक्योरमेंट कर सकता है। तो इसमें ये करते हैं वाइस चीफ, एंड ही इज़ बिजी थ्रू आउट द डे मीटिंग्स में। आप मानो 9 घंटे का उनका जो ऑफिस का टाइमिंग है, उसमें तकरीबन वो 6 से 7 घंटे मीटिंग्स में बिजी रहते हैं।
कभी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, ये लेफ्टिनेंट जनरल्स में मीटिंग, कोई मुद्दे समझने, डिफेंस सेक्रेटरी से मीटिंग करना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमिटीज़ में जाना, पार्लियामेंट में जाना, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ में जाना। लेकिन ये जो भी मुद्दे हैं, डिसीजंस हैं, वो उनको लेने पड़ते हैं। इन डिसीजंस को लेने की मदद के लिए एक ऑफिस दे रखा है वाइस चीफ को, जिसमें मैं पोस्टेड था उनके साथ। मेरा काम वहाँ पे था, फाइल्स जितने भी आ रही हैं, वो फाइल स्टार्ट करता है एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद एक कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद पीएसओ। कहीं पहुंचती है सर वो? हाँ, फाइनली मेरे डेस्क पे पहुंचती थी। जो डिसीजंस वाइस चीफ लेते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। उन डिसीजंस का इफेक्ट उनका प्रभाव काफी दूर बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा लोगों को होएगा और बहुत दूर तक चलेगा, इसलिए ये फाइल्स में थोड़ा समय लगता है। कई तो मैंने सुना फाइलें गुम हो जाती हैं। हाँ, गुम हो जाती है। गुम नहीं होती, समय लग जाता है उनमें। निखिल, आप खुद ही एमओ ब्रांच में थे, आपसे अच्छा कौन बताए। तो ये काम वाइस चीफ का, इस काम में मैं मदद करता था। एंड मेरा ऑनर और प्रिविलेज था, मैंने 4 वाइस चीफ के साथ सर्व किया। सबसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी, सत्येंद्र कुमार सैनी, जाट रेजिमेंट के। उसके बाद जनरल CP मोहंती फ्रॉम द राजपूत रेजिमेंट। उसके बाद जनरल मनोज पांडे, जो अभी प्रेजेंट चीफ हैं। एंड फाइनली जनरल BS राजू, जो आफ्टर वाइस चीफ ही ऑल्सो कमांडेड द साउथ वेस्टर्न आर्मी। और ये जाट रेजिमेंट की तरफ। एंड जैसे आपने पूछा कि वाइस चीफ बनने का कोई तरीका, तरकीब, तो मैं कहूँ नहीं, चारों बहुत ही अलग, ऑल ऑफ देम आर मतलब इंस्पायरिंग लीडर्स। उनसे आप 100 चीज़ सीख सकते हो, लेकिन चारों बहुत अलग तरीके के लीडर्स हैं। उनके कैरेक्टर ट्रेट्स अलग अलग हैं, उनका लीडरशिप एंड फंक्शनिंग बिल्कुल अलग अलग है, काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। एंड जैसे एक वाइस चीफ थे जो बहुत डिलीजेंट थे, हर चीज़ को वो इत्मीनान से, कोलैबोरेटिव तरीके से आगे बढ़ते थे, ताकि पूरी टीम को साथ लेके। एक और थे जो थोड़े डायरेक्टिव स्टाइल के थे, कि एक डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद उस पर डिस्कशन थोड़ा कम होता था, कोलैबोरेटिव उतना नहीं होता था, पहले सोच विचार करके डिसीजन थे। तो सीखने को बहुत कुछ मिला निखिल। द बिगेस्ट थिंग जो इन चारों में था, पैशन फॉर आर्मी। दे ओन्ड व्हाट दे वर डूइंग। मतलब उनको फौज से नॉट ओनली लगाव, जुनून था उनको फौज के बारे में, कि भाई फौज में मैंने करना ही करना है, जो भी काम है, फौज का नाम है, वो मैंने करना ही करना है। दैट इज़ वन थिंग दैट प्रोबब्ली स्टैंड्स अपार्ट अमंगस्ट ऑल दीज 4 जनरल्स दैट आई हैव। से यही वो सीक्रेट नुस्खा है सर, कि जुनून होना चाहिए आदमी का हर चीज़ में निखिल, हर चीज़ में। जो भी काम करो उसको एक शिद्दत से करो, जुनून से करो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जान रहे होंगे कि ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप शिद्दत से, लगातार मेहनत से आप अगर अपना काम करें, तो भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो आपके कर्मों का फल आपको बहुत अच्छे देती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जितना आप डिज़र्व करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं। बैक टू यू सर, आपने कहा कि जो प्रेजेंट चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, इनके साथ आपने काफ़ी क्लोजली काम किया, तो कैसा रहा सर? कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो, और वो कैसे हैं सर? मतलब ही इज़ द प्रेजेंट चीफ, लॉट ऑफ पीपल वुड बी एक्साइटेड टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और सोच विचार करने का तरीका क्या है? कुछ आपको कोई इंसिडेंट हो, आपको कोई याद होता है? सो आई हैड दी, मतलब आई वाज वेरी लकी कि मैंने उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है। द वन थिंग दैट मतलब जो एकदम स्टैंड आउट करती है विद जनरल पांडे इज़ हिज शेयर प्रोफेशनलिज्म। मतलब हिज सिंगल माइंडेड फोकस टूवर्ड्स के जो काम उनके टेबल पे है, वो उसके ऊपर फोकस उनका, मैं बोलता हूँ 1000% रहता है। एंड हिज नो रिक्वायरमेंट्स एट ऑल। काम के समय पे सिर्फ और सिर्फ काम दिखता है उनको। इनफैक्ट ऑन द स्ट्रेटेजिक विस्ता ऑफ द ग्लोब ही कैन पेंट अ पिक्चर दैट नो वन एल्स कैन पेंट। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब जियो पॉलिटिक्स, सामरिक विषयों पर सब चीज़ में, मतलब इट रिक्वायर्स हमारी जो आर्मी है और जो हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है,
उसको चलाना एक छोटी बात नहीं है. Being the chief is मतलब he is the right person to be at the right place, because with his vision and his drive, I am sure the Indian Army will only look forward and reach new heights. तो सर फौज में डंडा परेड तो काफ़ी चलती है, कभी डंडा पड़ा सर से? नहीं सर डंडा वैसे नहीं मारते. ऑफ कोर्स ही डिमांड्स अ लेवल ऑफ एक्सेलेंस दैट आई मतलब छोटा मुंह बड़ी बात. आई होप आई प्रोवाइडेड दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस, बट डंडा नहीं. ही ऑलवेज जजेस मतलब सिर्फ काम को देखते हैं और किसी चीज़ में डंडा तो नहीं मारा. आई वॉज लकी टू गेट अवे विद इट. So hopefully maybe we can have a conversation with him someday. क्या पता सर, हो सकता गॉड है. विलिंग, गॉड विलिंग. बट आई एम श्योर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विथ इतने सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और अलग अलग डायरेक्शन से आए हुए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, और इतना एक्सपीरियंस 30-35 साल का उनका अनुभव है फौज में ही. सो बड़ा मज़ा आया होगा सर. वी स्पोक अबाउट यू बीइंग इन वाइस चीफ्स ऑफिस, एंड इतना बड़ा उनका चार्टर है, इतने केसेस आते हैं, और प्रोक्योरमेंट आपने कहा, यानी खरीदारी, फौज की खरीदारी, ये उनका एक बहुत बड़ा चार्टर है. फाइनल डिसीजन वाइस चीफ का होता है. और आप वहाँ पर जब थे तो हमारी चाइना के साथ मुठभेड़ भी हुई, गलवान इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद कई चेंजेस हुए. तो क्या थे सर ये चेंजेस, क्या थे, और या फौज ने इसका क्या सबक क्या लिए गलवान से? तो जब गलवान इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे आर्मी के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स डेलीगेट कर दिए थे वाइस चीफ को. नॉर्मल जो प्रोक्योरमेंट होती है इंडियन आर्मी में वो थोड़ा समय लगाती है, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी आर्मी है, अलग अलग टेरेन है. इसके लिए अगर आपको कोई इक्विपमेंट खरीदना है तो उसकी बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ट्रायल टेस्टिंग करनी पड़ती है. हथियारों का प्रोसेस वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि जीने और मरने का सवाल है. सेफ्टी एंगल है. सेफ्टी एंगल है. आप अगर हथियार ठीक नहीं आया तो जो चला रहा है वही मर सकता है. अगर ठीक नहीं चला तो दुश्मन आपको मार सकता है. तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डेलिब्रेट प्रोसेस. किंतु गलवान के बाद इस प्रोसेस को शॉर्टन करने के लिए एक्सटेंसिव पावर्स, बहुत बड़े पावर्स वर गिवन टू द वाइस चीफ. एंड दैट टाइम आई वॉज विद द वाइस चीफ एंड वी हैंडल्ड अबाउट 18,000 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट्स. और टाइम में कितना फ़र्क पड़ा होगा सर? जैसे बहुत पहले फर्क मान लो अगर हमें एक राइफल प्रोक्योरमेंट करना है हाइपोथेटिकली, तो कितना समय लगता था, और गलवान के बाद अगर राइफल प्रोक्योरमेंट करना है इमरजेंसी पावर्स में तो कितना समय लगेगा रफली? If a normal process goes on without any hindrance, it will take nothing less than 3 years. 3 years? 3 years. From starting of the process to delivery. तो कई बार तो सर टेक्नोलॉजिकल चेंज होंगे तो ये 3 years में चेंज हो Exactly, जाएंगे. exactly. So, we had to face and circumvent those hurdles. And emergency procurement में हमने 1 साल के अंदर अंदर वो काम करके दिखाया. जितनी भी आपको कटिंग एज नीश टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट हुई थी, आपने देखा होगा पिछले से पिछले आर्मी डे पे, इस बार 26 जनवरी में भी वो शर्प व्हीकल दिखी थी, स्वॉर्म ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, योर लॉइटर एम्यूनिशन. जितने भी ये कटिंग एज इक्विपमेंट इंडियन आर्मी ने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए लिए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन प्रोक्योर्ड अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स. और इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी काफ़ी रोल रहा सर. Very right. The vision that the Prime Minister laid out for the Indian Army has been taken up in letter and spirit. वेरी सीरियसली. Very seriously by us. Because it is not just a token. The Make in India is not just lip service. The Indian Army, हम genuinely believe करते हैं कि जो अगली लड़ाई लड़ने वाले हैं हम, अगर वो मेड इन इंडिया हथियार और एमुनेशन से नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ पाएंगे. इसके चलते हुए एक आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो खोला गया, विच हेल्प्स, जो कि इंडस्ट्री और आर्मी, दैट इज़ कस्टमर और सेलर के बीच की दूरी कम करने के लिए इस्तेमाल होता है. उसमें हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि इंडस्ट्री से, कस्टमर से या आर्मी से रिक्वायरमेंट्स लेके इंडस्ट्री को देते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं. इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स स्कीम्स निकली, मेक 1 मेक 2 डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर नया निकाला 2020 में, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर डन टू ईज आउट द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. इसके चलते हुए आप देखेंगे अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारे अंदर आई है. मोस्ट ऑफ दीज ड्रोन्स आर मेड इन इंडिया. ये जितनी भी आपको क्विक रिएक्शन फोर्स की व्हीकल्स दिख रही हैं, चाहे वो कल्याणी
फोर्ज की हो, चाहे टाटा की हो, चाहे एल&टी की हो, ये सब के सब मेड इन इंडिया है। तो जैसे जैसे हमारा डिफेंस इकोसिस्टम मैच्योर होगा, मेरे को लगता है वी विल नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट वी विल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। राइट, जैसे कि हम पढ़ते थे या सुनते थे कि यूएस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वैसे शायद आगे जाके भारत देश का भी बन सकता एब्सोल्युटली, बन सकता नहीं, बनेगा। है। क्या है सर ये डिफेंस कॉरिडोर? डिफेंस कॉरिडोर्स आर मतलब दे आर एरियाज जो गवर्नमेंट ने ईयरमार्क कर रखे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री, डिफेंस बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। दे विल गिव यू टैक्स रिबेट्स, दे विल गिव यू ईज ऑफ acquiring land, leasing land, a defense ecosystem will come there. It Big starts with the bigger one plants, कि मैं एक टैंक बनाने की फैक्ट्री सेट करना चाहता हूँ। अगर वो फैक्ट्री मैं कोयम्बतूर में सेटअप करूँगा तो वहाँ पे छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी जगह अवेलेबल बन होगी। जाएगी। वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पे आएंगे उनको भी वो स्टार्टअप का बेनिफिट मिलेगा, उनको टैक्सेशंस का बेनिफिट पीएलआई मिलेगा, स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। सो दैट होल सिस्टम विल इवॉल्व देयर एंड वी विल बिकम आत्मनिर्भर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सर आपका 20-23 साल का काफ़ी लंबा फौजी सफ़र रहा और इसमें कई ऐसे लोग आपसे जुड़े होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली, तो किसी के बारे में बता सकते हैं सर आप हमें, एक दो लोगों के बारे में जो आपको लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए? तो सबसे पहले तो निखिल ही था। मैंने टैटू बनवा ही लिया था, लेकिन फिर फौज ने मेरे को रोक ये दिया। आप नेशनल क्यूरियोसिटी करा रहे हो। या सो आई थिंक एक ऑफिसर जिन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित किया है एंड इज जनरल बिमल मोंगा। वो अभी जीओसी हैं 41 आरटी डिव के, एंड his way of working, his professionalism, his foresight, the way he handles pressure is to be seen, to be believed. And मेरे यूनिट में एक मेरे साथ के आई थिंक अभी तो सूबेदार मेजर होंगे, अजय कृष्णन। तो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग, अभी सूबेदार मेजर हैं? सूबेदार मेजर होंगे आप तवांग। कब से जानते हैं उनको? मैं इनको जानता हूँ 1997-98 से। तब आप होंगे लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट। मैं 21-22 साल का लड़का था, वो और भी ये? वो इसी उम्र का था, मेरे से 1-2 साल छोटा ही होगा। और हम चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास एक जगह है हतुंगला, और 1962 की वॉर जो बड़ी फेमस 2 राजपूत का भवानी पोस्ट, धौला पोस्ट की लड़ाई हुई थी, जहाँ से 7 ब्रिगेड वाले, 7 ब्रिगेड जहाँ से लड़ाई हुई, वहीं की बात है। वहाँ पे मैं एज अ ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर 93 फील्ड रेजिमेंट से गया हुआ था, और वहाँ पे यूनिट थी 2 सिखलाई। 2 सिखलाई भी बहुत मशहूर यूनिट है। तो पूरे सिख थे वहाँ पे, सरदार थे, हम 2 ही थे नॉन सिख पर्सनल। एक दिन रात शाम का टाइम था, तकरीबन 7-7:30 बजे अजय कृष्णन बहुत ही गुस्से में रोता हुआ मेरे पास आया कि साहब, जो लंगर टाइगर है और जो खाना बनाते हैं, लंगर टाइगर सर, लंगर टाइगर, हाउ वाई टाइगर? कमांडर करके? कमांडर है वो। हर आर्मी में हर लेवल पे टाइगर होते हैं, जो कमांड करता है, जो जिसके भाई हक किसी चीज़ पे है उसको टाइगर बना देते हैं। सो दर्शकों को बता दूं कि आर्मी की रेडियो टेलीफोनी यानी रेडियो पे बात करते हुए जो कमांडर का कोड है वो है टाइगर। तो ऐसा कहा जाता है कि लंगर से लेके आर्मी कमांडर तक सब टाइगर हैं, तो लंगर टाइगर भी मिलते हैं। तो ऐसे ही एक लंगर टाइगर से अजय कृष्णा की बात हुई। तो मैंने बोला, अजय कृष्णा बात क्या हुआ, तंबी बात क्या हुआ? मैं प्यार से उसको तंबी बोलता हूँ। तो अजय कृष्ण ने बोला कि साहब, मैंने बोला था कि आज शाम को ये खाना बनेगा सबके लिए, उसने मना कर दिया। तो मैंने उसको बोला क्यों नहीं, तो उसने मेरी पिटाई कर दी। इतने में पीछे से जो जेसीओ साहिबान हैं, जो वहाँ पे और ओहदेदार थे उस सिखलाई के, वो भागे भागे आए और मेरे को कंप्लेन करने लगे कि अजय कृष्णन ने, जो कि एक सिपाही था, हवलदार की पिटाई कर दी। तो मैंने कहा माजला क्या हुआ, मतलब हुआ क्या? तो उन्होंने बताया, अजय कृष्णन जब लंगर में गया और बोला आज शाम को पोटैटो चिप्स बनाओ सबके लिए, तो उसने बोला भाई पोटैटो चिप्स तो बन नहीं सकते, लिंक पेट्रोल, मतलब राशन में पोटैटो आए नहीं, तो पोटैटो बन नहीं सकते। तो अजय कृष्ण ने बोला नहीं, पोटैटो ही बनेंगे। तो उसने बोला नहीं बन सकते। तो अजय कृष्णन ने वो लंगर टाइगर का कॉलर पकड़ा और उसको थप्पड़ मार दिया। फिर ये 2-3 लोग ने इकट्ठा होकर इसको थप्पड़ मारा। तो उसका जोश, जुनून, जज्बा इतना था और उसको उसने करेक्टली चैनलाइज किया, उसके एक्चुअल में सर वो स्टोरी क्या थी? मतलब आलू नहीं बन रहा था कि अजय कृष्णन गुस्से में थे?
एक्चुअल में थी कि मेरे को आलू चिप्स खाने थे। अजय कृष्णन ने एक, जिसे हम बात कर रहे थे, लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स के लिए अपीयर किया, उसने क्वालिफाई किया, और जो कोर्स उन्होंने फिर स्कूल ऑफ आर्ट में किया उसमें वो टॉप करे। ही केम फर्स्ट इन दैट कोर्स, और फिर वहाँ पे ही गॉट रिटेन्ड एज एन इंस्ट्रक्टर। वहाँ पे उन्होंने अफसरों को पढ़ाया, एंड उस्ताद सूबेदार बन में उस्ताद बन गया वो। उस्ताद बन गए। मतलब ही इज इंस्पायरिंग हिज जर्नी फ्रॉम दैट नाइट इन तमाम। हतुंगला टू बिकमिंग अ सूबेदार मेजर इज ट्रूली इंस्पायरिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो देख रहे हो, और अगर देखेंगे तो पक्का आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सर, आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट सेशन विथ यू, लॉट ऑफ very deep discussions on subjects which are not generally discussed. जनरली फौजी पॉडकास्ट में यही मार काट, धूम धड़ाका, मैंने इतने काटे उतने मरे, किल कितने हुए, पोस्ट पे क्या लाइफ है, इसके ऊपर चलता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये भी बताना कि फ़ौज इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सर, बिफोर वी लेट यू गो, जाने से पहले एक रैपिड फायर क्वेश्चन होगा, करते हैं आपके साथ, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़े कैंडिड जवाब दें, थोड़े मज़ेदार जवाब दें, और दर्शकों को भी सुनने में मज़ा आए। बट लेट्स स्टार्ट सॉफ्टली। तो सबसे हैप्पी मोमेंट क्या था सर फौज में, पूरी नौकरी में? पूरी नौकरी में आई थिंक व्हेन आई गॉट कमांड ऑफ माय ओन रेजिमेंट, 93 फील्ड रेजिमेंट। हर जो भी ऑफिसर कमीशन होता है उसको हमेशा लगता है कि मैं अपनी यूनिट ही कमांड करूं। मैं जो भी आज हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन माई रेजिमेंट एंड हाउ माई जेसीओज, जवान, ऑफिसर्स, सीनियर्स, जूनियर्स हैव contributed to me. फौज से कोई रिग्रेट सर? फौज से रिग्रेट, या फौज में रहते हुए ऐसा कुछ so हुआ? I lost 2 of my juniors, and my immediate, मेरे जो immediate junior थे, गिरीश श्रीवास्तव, he was an SS officer, and मतलब मेरा बिल्कुल एंटीथीसिस था वो। मैं जानता हूँ उनको सर, जीसी श्रीवास्तव। जीसी श्रीवास्तव, हाउ डू यू नो? एलजीसी एक साथ किया सर। We have shared the same room as youngsters, and जस्ट द रूम। just the room, because he was not into other things that I was. But then he passed away, unfortunately. It was probably one of my saddest moment in my. फौज में ये सिलसिला चलता रहता है सर। But that's the beauty of the forge. We lost Jishi Srivastava, but we are in touch with his family, and we always maintain that, मतलब regiment से वो रिश्ता, फौज में आप एक बार आ जाते हो तो फौज looks after you and your family forever. इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग, एक चीज़ आप अगर बदल सकते फौज में, तो क्या बदलते? टर्म क्या कहते हैं, एक फौजी को जब तक वो मरता नहीं तब तक उसको नौकरी करने देनी चाहिए। काम कैसे करेंगे, मतलब जैसे भी हो फौज को, मैंने देखा है, मेरे दोस्त जवान छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन 40 जवान को तो 44, 46 में वो उसको घर भेज देते हैं। सो आई थिंक अगर वो फिजिकली फिट है और काम करना चाहता है, जैसे कि सिविल में लोग 65-70 तक भी काम करते हैं। जो बाइडन 81 साल का है, बट आर्मी में आपको जवान स्पेशली जल्दी छुड़वा देते हैं, जो कि फिर देन वो सिविल सोसाइटी में जाके एक और नई ज़िंदगी शुरू करता है। कभी सक्सेसफुल हो जाता है, कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये शायद हमको आर्मी में कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। अगर आप फौज में नहीं आते तो क्या करते सर? आप तो बताया आपने 16 साल में ही राइफल ले ली थी, तो अगर फौज में नहीं आते तो क्या करते? हाँ, तो मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी थे, मेरे मामा, चाचा, ताऊ सब आर्मी में है। तो मैंने तो और कुछ कभी सोचा ही नहीं था। एंगेज्ड मी मोस्ट, मज़ा आता। तो वो है जो आप कर रहे हो आजकल, पॉडकास्ट, शोबिज, ड्रामा, सॉन्ग्स, टीवी, लिटरेचर। क्यों गरीब की पेट पे लाते हो? नो, बट सीरियसली निखिल, आपने जो ये स्टेप लिया है, एंड pursuing your passion and adding value to everybody who listens to you, I think इससे अच्छा और क्या माध्यम हो सकता है to give meaning to life, to achieve success in life. I think it's a great thing. No, thank you, sir. And I must also credit iDream for this, and Vasu Reddy, who's the founder of iDream. I think he took the idea and he supported me. So I think a lot of credit goes to him also. So now I'll ask you a tricky question and I've asked this to all the guests. On a scale of 10, rate Army, Navy and Air Force. So everything considered, I would rate Army as 10. Good, sir. Has to be. And Navy also 10. I don't think Navy is any less.
बट आई थिंक एयरफोर्स हैज़ टू, मतलब एयरफोर्स को थोड़ा और कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी अपने बारे में, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें. सो आई 7 or 8. 7 or 8? 8. So you've been generous today. My best friend is probably in the Air Force, and अगर वो सुनेगा तो मेरे को बहुत जोर से मारेगा. No, I asked this question so because एक इंटर सर्विसेज राइवलरी होती है और मज़ा आता है एक दूसरे की टांग खींचने में. सर ये हम अमूमन बात भी करते थे, आपको याद होगा कि आर्मी का एडम बंदोबस्त, जिस तरह से वो लुक आफ्टर करते हैं, कल्चर, नेवी की पोस्टिंग्स क्योंकि अच्छे अच्छे शहरों में रहते हैं, और एयरफोर्स का वर्क कल्चर जो कि कई आर्मी ऑफिसर सोचते हैं कि उनका वर्क ही नहीं है, तो जो एक उनके वर्क कल्चर है ये स्वर्ग है, फौजी स्वर्ग. और अगर फौजी नर्क सोचें तो फिर वो होगा कि आर्मी की पोस्टिंग, नेवी का वर्क कल्चर और एयरफोर्स का बंदोबस्त. सही बोल रहे हो आप. सो ये जस्ट इंटर सर्विसेज राइवलरी होती है सर, मजाक में. अदरवाइज मेरा कोई मतलब कोई और ज़्यादा उद्देश्य नहीं है. सर ऐसा कोई वाकया हुआ होगा आपकी लाइफ में यूनिफॉर्म में होते हुए विच यू थिंक इज़ द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन, और कुछ मज़ेदार किया आपने, बहुत मज़ा आया होगा, या हंसी आती होगी अभी तक? हंसी आती है मेरे को. इनफैक्ट मैं व्हेन आई वाज यंगस्टर तो मैं पहली बार छुट्टी जा रहा था, सेकेंड टाइम छुट्टी जा रहा था. रायवाला में मेरी यूनिट थी, एंड तो सीओ ने मेरे को पूछा, वरुण तू छुट्टी जाना चाहता है? मैं कहा हाँ. तो बोलते थे कि जा. तो सीओ ने बोला छुट्टी जा. मैं अगले दिन छुट्टी चले गया. ना मैंने लीव एप्लीकेशन भरा ना मैंने लीव सर्टिफिकेट इंतजार किया, और मैं चले गया. बिकॉज देन पीछे से इन्होंने मेरे को, यूनिट भी मेरी, टू टीच मी अ लेसन, उन्होंने मेरे को एब्सेंट विदाउट लीव का टेलीग्राम बना के मेरे फादर के पास भेज दिया. चार्ज लगा दिया, भगोड़ा दिखा दिया. बट व्हेन आई वेंट बैक तो मेरे को पूछा भाई टूआईसी ने. मैं कहा सर सीओ ने बोल दिया. सीओ तो भगवान है भाई, भगवान ने बोल दिया कि तुम जाओ छुट्टी, तो फिर किसी से क्या बताना. बट देन आई रियलाइज नहीं, देयर आर प्रोसीजर्स एंड देयर आर, मतलब फॉर्म्स भरने पड़ते हैं चाहे कितने भी लेवल पे हो, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है. नहीं, गुड इंसिडेंट सर. आई मीन मेरे ख्याल से ये कई लोगों के साथ हुआ होगा. मेंशन यू ड्रिंक, सो व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक? Oh, I am off alcohol for a few days now, but given a choice, I like that you are creating a good public perception, sir. But I would really like to know what's your drink. Rum. I have Old Monk. Old Monk. It's easy on the body, and I wake up fresh in the morning. No hangover. Zero. Of course, मतलब it's not that depending on कितना पिए, but if you have two small rums at night, next day you will not feel it at all. आपके जो पुराने दोस्त हैं सर वो इस बात पे बुरा मान जाएंगे अगर आप ये कहोगे कि टू स्मॉल एट नाइट में काम चले. ये पुराने दोस्त जिसकी बात कर रहे हैं वो निखिल ही है. मैं एक अच्छा वाकया याद दिलाना चाहता हूँ. तो हमने स्टाफ कॉलेज एक साथ किया था, एंड हाँ बहुत पढ़ाई है सर, बहुत पढ़ाई. तो पहला था या दूसरा एग्ज़ाम था, और निखिल ने मेरे को फ़ोन किया कि आ जाओ साथ में पढ़ते हैं. हमारा निखिल और हमारा घर आसपास ही था. तो मैं पहुंच गया शाम को, एंड थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करी. तो वहाँ पे निखिल के पास एक बॉटल ब्लैक लेबल की पड़ी हुई थी. इतने में हमने अपने तीसरे मित्र को फ़ोन किया, जो भी कमांडर हैं, ब्रिगेडियर सोनिंदर को, इज कमांडिंग इन भुज, ब्रिगेड कमांडर, कि सर आप भी आ जाओ पढ़ते हैं. फिर ब्लैक लेबल की बोतल खुल गई, और फिर हमने पूरी बोतल रात को हमने ख़त्म करी, और अगले दिन एग्ज़ाम दिया. और नंबर भी ठीक है. नंबर भी ठीक है क्योंकि ये दोनों तो एमओ में गए, मैं आरआर में चले गया उसके बाद. तो मुझे याद है सर, मुझे वो वाकया. बट उसके बाद तूने मेरे को कभी पढ़ाई के लिए नहीं बुलाया. लास्ट क्वेश्चन. और आपने तीनों एकेडमी देखी, एनडीए, IMA, OTA, इन तीनों एकेडमी में कभी नहीं करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत गलतियाँ की. उस टाइम पे माहौल ऐसा था. इन मेरे 3 साल एनडीए में जो मैंने पढ़ाई के बारे में सीखा है वो मेरे को तकरीबन बिल्कुल ही याद नहीं. करी नहीं होगी सर. करी नहीं होगी. मैं आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. आई रिमेंबर मेरे पास एक छोटी डायरी होती थी, तो मैंने बहुत लाइब्रेरी से ड्रॉ करके किताबें पढ़ी, फिक्शन, नॉन फिक्शन. बट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या एज अ आर्ट्स ग्रेजुएट, या जो टैक्टिक्स थे, या जो और चीज़ें लीडरशिप के बारे में सिखाई, वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं. बिकॉज एक अलग सा माहौल बन जाता है एकेडमी में
focus on Physical squadron aspects. spirits, physical aspects, games, PT, drill. But this is, if anybody is going to an academy or is in the academy, you must develop as soon as possible a habit of professional studies. Finally, as an officer, it is your mind that separates you from others. On that note, sir, thank you for being with us. Thank you for sharing your life stories. There is a lot of lessons जो हमारे दर्शक हमारे सुनने वाले आपसे लेंगे और बड़ा मज़ा आया सर आपसे बात करने में. टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. कीप वॉचिंग अस, कीप लिसनिंग टू अस. Please like, share and subscribe. Keep watching Conversations with Colonel. We'll be back with you next week with another exciting guest. Thank you so much, sir. Thanks, Nikhil. Pleasure was all mine.